नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में प्रदूषण से हालात हर दिन के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल अब ऑनलाइन मोड पर चलेंगे। बढ़ते प्रदूषण की वजह से मुख्यमंत्री आतिशी ने आदेश जारी किया है। अगले आदेश तक दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन मोड पर चलेंगे। महाराष्ट्र में धर्म पर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। अब कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी इस विवाद में कूद गए हैं। कन्हैया ने धर्म के नाम पर गुमराह किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के धर्म युद्ध वाले बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो नेता धर्म बचाने की बात कहें उनसे पूछिए कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि धर्म बचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेदारी आपके बच्चों की होगी। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम धर्म बचाएंगे और डिप्टी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाएंगी। दरअसल फडणवीस ने 9 नवंबर को औरंगाबाद में कहा था कि राज्य में अब वोट जिहाद शुरू हो गया है। अगर वो वोट जिहाद कर रहे हैं तो हमें धर्म युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि इस देश का नागरिक होने के नाते लोकतंत्र को बचाना हमारा धर्म है। जिस लोकतंत्र के चलते आज मैं यहाँ खड़ा होकर भाषण दे रहा हूँ उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। अगर ये धार्मिक युद्ध है और धर्म की रक्षा दांव पर है तो जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने की बात कहता है उस नेता से एक सवाल पूछना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं? बस एक बात बता दीजिए, इस धर्म बचाने की लड़ाई में आपके बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेंगे ना? कन्हैया ने कहा कि यही बात मैंने भाजपा के एक दोस्त से कही। मैंने कहा कि दोस्त, धर्म बचाना है तो चलो नेताओं के बच्चे भी धर्म बचाएंगे। तो मेरा दोस्त बोला कि मोदी जी और योगी जी के बेटा बेटी नहीं है। मैंने कहा भतीजा है ना, वो चलेगा ना हमारे साथ धर्म बचाने के लिए। हम इस होशियारी को समझने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को महाराष्ट्र में 3 रैलियां की। एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने लोगों से पूछा कि क्या उन लोगों को वोट देंगे जो संभाजी का सम्मान करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, या औरंगजेब के विचारों का प्रचार करने वालों को वोट दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र को पता है ये बाला साहेब ठाकरे ही थे जिन्होंने पहली बार औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर में बदलने का नाम उठाया। लेकिन जब नई सरकार बनी उद्धव ठाकरे की तो उसमें नाम बदलने की हिम्मत ना हुई क्योंकि वो कांग्रेस के दबाव में थे। महायुति सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद हमने शहर को उसकी पहचान देना सुनिश्चित समझा। पीएम मोदी ने कहा नाम बदलने से अघाड़ी इतना असहज है कि उन्होंने अदालत का रुख भी किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जाति जनगणना की विपक्ष की मांग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछड़ापन राजनीतिक शोषण का मुद्दा बन गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ये धारणा फैलाने में सफल रहा कि भाजपा का लक्ष्य संविधान को बदलना और एससी पिछड़ों को आरक्षण का लाभ छीनना है। लेकिन अब महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि ऐसा करना संभव नहीं है। गडकरी ने कहा कि जाति जनगणना बराबर के समतामूलक समाज बनाने का रास्ता नहीं है। गडकरी ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत विचार है कि कोई भी अपनी जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर नहीं बल्कि अपने गुणों के आधार पर महान बन सकता है। समाज में छुआछूत और जातिवाद को खत्म किया जाना चाहिए और सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित की जानी चाहिए। लेकिन पिछड़ापन एक राजनीतिक हित बन गया है और हर कोई ये साबित करना चाहता है कि वो पिछड़ा है। हरियाणा चुनाव में फेल होने के बाद महाराष्ट्र को लेकर भी सर्वे आने लगे हैं। कई सर्वे बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं तो कोई इंडिया की अभी भी सर्वे बटे हुए हैं। अब लोकपोल ने महाराष्ट्र को लेकर सर्वे किया है। इस सर्वे में कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव की शिवसेना के गठबंधन महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है। महाविकास अघाड़ी तो 151 से 162 सीटें इस सर्वे के अनुसार ला रही है और बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति को 115 से 128 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा अन्य को 15 से 14 सीटें दी गई हैं। बता दें इससे पहले मैट्रिक्स का सर्वे आया था, वो बीजेपी की सरकार बनवा रहा था और सीटें इसके एकदम उलट थी। अजित पवार के द्वारा ये खुलासा करने के बाद कि अडानी भी शाह के साथ मीटिंग में थे जब कांग्रेस उद्धव की सरकार गिराई गई, नई गठबंधन की सरकार बनाने की बात हो रही थी, उसमें शरद पवार भी थे। इस दावे के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया, जिसके बाद अजित पवार ने कहा है कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया था। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ गलतफहमी है।
गौतम अडानी का इस घटना से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। मैंने सुबह भी कहा था कि आप लोग तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बता दें, अजित पवार ने द न्यूज मिनट के इंटरव्यू में कहा था कि हर कोई जानता है कि बैठक कहाँ हुई, हर कोई वहां था। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अमित शाह वहां थे, गौतम अडानी वहां थे, प्रफुल्ल पटेल वहां थे, देवेंद्र फडणवीस वहां थे, अजित पवार वहां थे, पवार साहब वहां थे, यानी कि शरद पवार। अजित पवार ने यह भी दावा किया था कि 2019 में भाजपा के साथ गठबंधन बनाने के उनके फैसले से, जिसमें उन्होंने 2019 में डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी और केवल 80 घंटों के भीतर इस्तीफा दे दिया था, उससे शरद पवार की मंजूरी थी। शरद पवार ने अजित पवार के दावे पर बयान दिया और अजित के दावे को खारिज किया। हालांकि उन्होंने शरद पवार भी अडानी और शाह के साथ मीटिंग में थे के दावे को स्वीकार किया, हालांकि ऐसी किसी भी चर्चा से इनकार किया। उन्होंने एक मराठी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि अगर ऐसा कुछ होता तो आप भाजपा एनसीपी की सरकार बनते हुए देखते। उन्होंने कहा कि उनके भतीजे अजित पवार के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव के बाद उन्होंने कुछ केंद्रीय मंत्रियों और कुछ उद्योगपतियों से मुलाकात की और उनके साथ अजित पवार भी थे, लेकिन ये सरकार गठन पर चर्चा के लिए नहीं थी। इनमें से कुछ मौकों पर अजित पवार मेरे साथ थे। अजित को रखने का विचार ये था कि वो भी उन्हें जान सकेंगे। अडानी के आवास पर अपने दौरे पर पवार ने कहा कि मैंने रतन टाटा, किर्लोस्कर और अन्य उद्योगपतियों के आवासों का भी दौरा किया है, मैं अभी भी उनके आवासों पर जाता हूं। उन्होंने कहा कि अडानी का महाराष्ट्र में बड़ा निवेश है और वो कुछ परियोजनाओं शुरू करने की योजना बना रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में निवेश करने के इच्छुक उद्योगपतियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब महज चंद रोज ही बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव से पहले महाराष्ट्र के सोयाबीन और कपास किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने किसानों की तकलीफों और परेशानियों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण सोयाबीन और कपास के किसान हताश और निराश हैं। राहुल ने उनसे बातचीत का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें लिखा है कि महाराष्ट्र के किसान मुझे बता रहे थे कि सोयाबीन उगाने की लागत 4000 प्रति कुंटल है, सोयाबीन बेचने की कीमत 3000 रुपए प्रति कुंटल है, किसानों का नुकसान 1000 रुपए प्रति कुंटल है। आय दोगुनी करना तो भूल जाइए, भाजपा ने किसानों को अपनी फसल लागत के 3/4 दर पर बेचने को मजबूर कर दिया है। यूपी में उपचुनाव की तैयारियां सभी दल कर रहे हैं। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट पर प्रचार करते हुए बीजेपी की नीतियों पर तीखे हमले किए। अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अब ये सरकार चलने वाली नहीं है और यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र का जो भी नतीजा है, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बचने वाली है। जब से इन्हें पता है कि चुनाव हारने वाले हैं, तब से अधिकारी के माध्यम से डरा धमका रहे हैं। सपा सुप्रीमो ने प्रशासन पर भी डराने धमकाने का आरोप लगाया। छात्रों के प्रदर्शन के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार इन्हें कुचलने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राज्य लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर गुरुवार को भी हुए अभ्यर्थियों को प्रदर्शन के बीच यूपीपीएससी ने प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग मान ली। यूपीपीएससी ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को एक दिन में कराए जाने का फैसला किया। वहीं आरओ प्राथमिक परीक्षा 2023 को स्थगित कर इसके लिए आयोग ने समिति का गठन किया। समिति सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद रिपोर्ट देगी। भारतीय घरों में 3 जरूरी सब्जियों टमाटर, प्याज और आलू की कीमतें पिछले साल की तुलना में ऊंची बन गई हैं। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में कहा कि इस साल के दौरान अत्यधिक वर्षा के कारण इन सब्जियों पर असर पड़ा है और इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि पिछले यूपीए यानी कांग्रेस सरकार में मोदी के 10 सालों से इन 3 सब्जियों की कीमतों में अंतर ज्यादा था। महंगाई ने अक्टूबर में छलांग लगा दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में थोक महंगाई बढ़कर 2.36% पर पहुंच गई। इससे पहले भारत की खुदरा महंगाई अक्टूबर में अप्रत्याशित रूप से बढ़कर 14 महीने के उच्च स्तर पर यानी 6.2 पर पहुंच गई, जो सितंबर में 5.5% थी। महंगाई बढ़ने से अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत दिखने लगे हैं।
डोमिनिका एक छोटा कैरिबियाई द्वीप देश है। उसने घोषणा की है कि वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करेगा। यह आगामी इंडिया कैरिकॉम समिट के दौरान किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान कोविड-19 महामारी के दौरान उनके वैश्विक योगदान और कैरिबियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के लिए दिया जाएगा। बता दें, ये डोमिनिका का ये सर्वोच्च सम्मान केवल उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर विशेष योगदान दिया हो। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते रहते हैं कि पीएम मोदी नोबेल शांति पुरस्कार भी चाहते हैं और इसके लिए वो मिडिल ईस्ट रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी मध्यस्थता करना चाहते हैं। ये चर्चा चल रही है तो ऐसी खबरों को भी बढ़ावा और मीडिया से चलवाया जा रहा है कि किसी ने पीएम मोदी को नोबेल पुरस्कार देने की मांग की। दूरदर्शन और बाकी गोदी मीडिया पर खबर चली कि दुनिया के दिग्गज निवेशक मार्क मोबियस ने वैश्विक शांति के लिए पीएम मोदी के प्रयासों की तारीफ करते हुए उन्हें नोबेल पुरस्कार की मांग की। उन्होंने ये मांग अडानी की न्यूज़ एजेंसी IANS से बोलते हुए की। उन्होंने कहा कि उथल पुथल भरी इस दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी खासकर पश्चिम एशिया और रूस यूक्रेन संघर्ष में एक शांत दूत बन सकते हैं। मोबियस ने आगे कहा कि पीएम मोदी एक महान नेता हैं, उनके साथ एक अच्छे इंसान भी वो हैं। वो आने वाले समय में पीएम मोदी दुनिया में महत्वपूर्ण शांति दूत बन सकते हैं। डोमिनिका के सम्मान को बीजेपी के नेता प्रचारित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डोमिनिका सरकार द्वारा वहां के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किए जाने की घोषणा विश्व भर में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी का 16वां वैश्विक सम्मान प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव और सम्मान का विषय है। राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष CP जोशी ने कहा है कि आज पूरा विश्व अनुसरण उनका करना चाहता है। बाकी बीजेपी नेता भी ट्वीट कर पीएम मोदी के गुण गा रहे हैं। राजस्थान में उपचुनाव में देवली उनरिया विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में करते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने SDM को थप्पड़ मारा, साथ ही बताया कि आगजनी और पथराव क्यों किया। पुलिस ने अभी तक इस मामले में 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने नरेश मीणा को एक बार गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन मीणा के समर्थक देर रात छुड़ा लिया है। नरेश मीणा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि मैं सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा, कर्नल बैंसला और लालू यादव की तरह बनना चाहता हूं, क्योंकि इन सभी नेताओं ने संघर्ष की राजनीति की है। हालांकि मेरे सबसे पसंदीदा नेता और बड़े भाई सचिन पायलट हैं। बता दें, बुधवार को उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने SDM मालपुरा अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद देर रात धरना स्थल पर हंगामा व पथराव हो गया था। उनके समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया था। नरेश मीणा को जब पहले गिरफ्तार किया था, उस पर उन्होंने बताया कि धरने पर बैठे सभी लोगों के लिए पिकअप से खाना आया था। मैं खाना लेने गया था, मेरे वहां पहुंचते ही मुझे ASP ने पकड़ लिया और अपने साथी पुलिसकर्मियों से कहा कि डालो इसे जीप में। इसके बाद वहां पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ। इसके बाद पुलिस वाले वहां से भाग गए। फिर मैं अपनी मर्जी से गाड़ी से उतरा और पुलिस की गाड़ी में बैठे ड्राइवर को हमले से बचाया। थोड़ा आगे पहुंचने के बाद दोबारा पुलिस की बड़ी फोर्स ने हम पर हमला किया। उसके बाद मिर्ची बम फेंके गए, जिसमें मैं बेहोश हो गया। नरेश मीणा को हिरासत में लिए जाने के बाद टोंक जिले में माहौल बिगड़ गया है। NDTV के मुताबिक नरेश मीणा के समर्थकों ने उनियारा हिंडोली हाईवे जाम कर दिया है। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया जा रहा है। लोग अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार यहां हिंसा भड़कने जैसा माहौल नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस इन हमलों को काबू करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लेकिन नरेश मीणा के समर्थक अपनी जगह पर डटे हुए हैं। वो लगातार नरेश मीणा को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। पुलिस हिरासत में लिए जाने से पहले नरेश मीणा ने समर्थकों के लिए एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस से निष्कासित नेता ने अपने समर्थकों से पुलिस का घेराव करने और चक्का जाम करने की अपील की थी। नरेश मीणा के थप्पड़ कांड पर पूर्व CM अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। जब सरकार का इकबाल खत्म होता है तो लोगों में वो डर खत्म हो जाता है, तभी लोग कानून को हाथ में लेते हैं। उन्होंने कहा कि देवली उनियारा में जो भी घटनाक्रम हुआ है, ये हुआ क्यों? ये घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार से पूछा कि कोई व्यक्ति अधिकारी को थप्पड़ लगाए, ये ऐसी स्थिति बनी ही क्यों? इतनी हिम्मत किसी को कैसे हो सकती है?
हम बार बार सरकार से कहते हैं कि गुड गवर्नेंस दो ताकि पूरे प्रदेश का भला हो। विपक्ष की सलाह को सरकार को हमेशा सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार में अगर दम है तो सुधार करें ताकि जनता का भला हो और यही डेमोक्रेसी होती है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत से उसके देश ने यह अपील की है कि वो पूर्व पीएम शेख हसीना को बयान देने से रोके। गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तौफीक हसन ने कहा कि शेख हसीना अक्सर राजनीतिक बयानबाजी करती रहती हैं। हसन ने कहा कि इस बारे में भारतीय उच्चायुक्त और भारत सरकार को सूचित कर दिया गया है कि बांग्लादेश भारत में रह रही शेख हसीना के राजनीतिक बयान देने के पक्ष में नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया है कि दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों के मद्देनजर शेख हसीना को ऐसे बयान देने से रोकना जरूरी है। बीती 5 अगस्त को बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आ गई थी। अब उन्हें भारत में रहते हुए 100 से अधिक दिन हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद में बांग्लादेश में हालात काफी बदल गए। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की सरकार में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठता रहा है। इस बीच अब बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने संविधान में बड़े बदलाव की डिमांड की। उन्होंने कहा कि देश की 90% आबादी मुस्लिम है, इसलिए संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा देना चाहिए। अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा ने जस्टिस फरहा महबूब और देबाशीष रॉय चौधरी के सामने 15वें संशोधन की वैधता पर अदालती सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें पेश की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहले अल्लाह पर हमेशा भरोसा और आस्था थी, मैं चाहता हूं ये पहले जैसा ही रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप की बुधवार शाम व्हाइट हाउस में अगवानी की। ट्रंप के व्हाइट हाउस पहुंचने पर जो बाइडेन ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। दोनों शांतिपूर्वक सत्ता के हस्तांतरण पर भी सहमत हुए। जो बाइडेन ने मुलाकात की शुरुआत में ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में जीत के लिए आपको बहुत बधाई। हम सत्ता के सहज हस्तांतरण की आशा करते हैं। हम ये सुनिश्चित करने की हर संभव कोशिश करेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमें आज इस बारे में बात करने का मौका मिलेगा। आपका फिर से स्वागत है। बाइडेन के संबोधन के बाद ट्रंप ने उनका शुक्रिया करते हुए कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति कठिन है और कई मामलों में ये बहुत अच्छी दुनिया नहीं है, लेकिन आज ये दुनिया बेहतर है और मैं इसकी सराहना करता हूँ। एक ऐसा सत्ता हस्तांतरण जो सहज है, हर मायने में अच्छा होगा। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व सांसद तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। तुलसी गबार्ड 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक अमेरिकी सेना के लिए काम कर चुके हैं। तुलसी आर्मी नेशनल गार्ड के तौर पर इराक और कुवैत में तैनात रहीं। उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी में भी 2 साल से ज्यादा समय तक काम किया। हालांकि तुलसी को उनके नाम की वजह से अक्सर भारतीय मूल का समझ लिया जाता है, लेकिन उनका भारत से कोई संबंध नहीं है। तुलसी के पिता ईसाई हैं और उनकी मां ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद चलते उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी हिंदू धर्म वाले रखे। तुलसी गबार्ड भी हिंदू धर्म को मानती हैं। जब उन्होंने संसद में शपथ ली थी तो भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने कहा है कि अब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ भी पोस्ट नहीं करेगा। इसका कारण बताते हुए द गार्डियन ने कल लिखा कि हमें लगता है कि एक्स पर अब नकारात्मकता ज़्यादा है। हम अपनी पत्रकारिता को और बढ़ावा देने के लिए संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अखबार ने बताया कि ये इस बारे में लंबे समय से विचार कर रहे थे, क्योंकि एक्स पर अक्सर परेशान करने वाले कंटेंट पाए जाते हैं। इसमें अति दक्षिणपंथी प्रोपेगेंडा और नस्लवाद से जुड़े कंटेंट भी शामिल हैं। द गार्डियन के मुताबिक अमेरिकी चुनाव ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि एक्स एक टॉक्सिक प्लेटफॉर्म है और इसके मालिक एलन मस्क राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि एक्स के यूजर्स गार्डियन के लेखों को साझा कर सकते हैं। इसके अलावा गार्डियन ने यह भी कहा कि उसके रिपोर्टर खबरें इकट्ठा करने के लिए एक्स का उपयोग कर सकेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के अध्यक्ष नवाज शरीफ का कहना है कि भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। जिनेवा से लंदन लौटते हुए नवाज शरीफ ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर भारत के साथ संबंध खराब हो गए हैं तो उनको सुधारा जा सकता है और मुझे इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। पाकिस्तान के पूर्व पीएम के अनुसार दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हो सकता है और होना भी चाहिए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।